का जन्म उत्तर प्रदेश के एक जिले, जौनपुर जिला है, बहुत फेमस जिला है। उत्तर प्रदेश के जिले जौनपुर में इस नाचीज का जन्म हुआ है और उसी समय आसमान में एक तारा टिमटिमाने लगता है और मुंबई को यह लगता है कि इस तारे के नीचे जिस बालक का जन्म हुआ है वो आगे चल के एक बहुत ही बेहतरीन रेडियोग्राफर बनने वाला है। इस उत्तर प्रदेश ने 10वीं तक की पढ़ाई हिंदी मीडियम, वर्नाकुलर मीडियम से करने के बाद 12वीं की पढ़ाई उसी स्कूल के सिस्टर कंसर्न कॉलेज में हुई। 12वीं में दुर्भाग्यवश बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाए, तो उन दिनों 12वीं के मार्क्स पे ही मेडिकल इंजीनियरिंग वगैरह में एडमिशन हुआ करते थे, ये आप जानते हैं। बहुत ही बेहतरीन मार्क्स नहीं मिले तो उन स्ट्रीम्स में मैं नहीं जा पाया, लेकिन मार्क्स इतने भी बुरे नहीं थे और इसलिए जब उसी कॉलेज में मैंने बीएससी ज्वाइन करना चाहा तो उस समय साइंस का जो सबसे बेहतरीन स्ट्रीम हुआ करता था फिजिक्स का, तो मुझे उस स्ट्रीम में एडमिशन का चांस मिला। मैंने बीएससी फिजिक्स किया और एमएससी फर्स्ट ईयर में अगस्त महीने में मुझे एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिला और सितंबर अक्टूबर के महीने में लगभग टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की वैकेंसी डिक्लेयर हुई। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एज यू नो इज गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूट। तो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूट का स्केल होता है गवर्नमेंट। कल आपने उनका बागपन देखा, उनकी जवानी देखी, यहाँ उनके स्पीच में 22 साल पहले ये कैसे रहे होंगे। इनकी पूरी टीम को मैंने मंच पर देखा। वहां बैठे बैठे पुणे में मैंने डिसाइड किया कि एक दिन मुझे भी इनके अगल बगल में कहीं ना कहीं इस मंच पर खड़ा रहना है। और मैंने वहीं से मैंने इनके बगल के एक आदमी को नजरों से ही थोड़ा सा सरकाया, इनको थोड़ा सा और सरकाया और अपने लिए जगह बनाई। 2000 में हमने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में सोसाइटी ऑफ इंडियन रेडियोग्राफर्स की कॉन्फ्रेंस की और वहां पे मुझे प्रेसिडेंट की हैसियत से स्थापित किया गया। 19 वर्ष तक मैं प्रेसिडेंट रहा। उसके बाद हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जोरदार तालियां मैं इनके लिए भी चाहूंगा। तो मैंने नजरों से जगह तो बनाई, लेकिन वहां पहुंचने के लिए जो चीजें पॉसिबल करनी होती है वो आपके पास होनी चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास शंकर भगत जैसा छोटा भाई है, दोस्त है, तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। दोस्तों, इम्पॉसिबल ये शब्द हमारे डायरी में होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट अगर हम उसमें से आई एम काट दें तो इट बिकम्स आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्त। अगर इंसान अपने मन में ठान ले, इंसान अगर ये चाह ले कि उसे कुछ करना है, तो मैं ये गारंटी से कह सकता हूं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये व्यक्ति हेनरी एंड्रयूज, ये ब्रिटिश कोच थे। इन्होंने 1903 में 1903 में इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। 1903 में इन्होंने, चूंकि ये रनर थे, ये धावक थे, इन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया। 4 मील की दूरी इस व्यक्ति ने 4 मिनट 12.75 सेकेंड्स में कंप्लीट की। 1 मील की दूरी इन्होंने दौड़कर 4 मिनट 12.75 सेकेंड्स में इन्होंने कंप्लीट की। और तब इन्होंने गुरूर में आके ये डिक्लेयर किया कि ये
रिकॉर्ड तोड़ना इस पृथ्वी पर नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है। 1903 की बात है ये। 50 साल लगे दोस्तों, 50 साल लगे उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। और रॉजर मिनिस्टर ये भी एक धावक थे, उन्होंने 50 सालों के बाद इस रिकॉर्ड को तोड़ा और महज 1 सेकंड से उन्होंने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। एंड ही हैज कवर्ड दैट 1 माइल ऑफ डिस्टेंस इन 3 minutes 59.04 seconds। तो 50 साल लगे उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। 1903 और 1954, लेकिन 10 सालों के बाद ही, महज 10 वर्षों के बाद, इस स्कूल गोइंग बच्चे ने, जिसका नाम जिम रियोन है, लोगों ने यह सोचा कि भाई अब यह रिकॉर्ड नहीं टूट सकता है। 1 सेकंड से टूटा, 50 सालों के बाद फिर बहुत समय लगेगा, लेकिन महज 10 वर्षों में स्कूल जाने वाला ये 8वीं का बच्चा उस रिकॉर्ड को तोड़ता है और 10 मील की दूरी सिर्फ 3 मिनट 59 सेकंड में ये कंप्लीट करता है, यानी 0.04 सेकंड्स। आपने देखा होगा दौड़ में जो होती है, जो जीत और हार होती है, ये मिली सेकेंड्स में होती है। तो इस स्कूल के बच्चे ने, 8वीं में जाने वाला स्कूल का बच्चा, जो स्वतः एक धावक था, उसने इस 1 मील की दूरी 3 मिनट और 59 सेकेंड्स में कंप्लीट की। ये चेहरा तो आप जानते ही हैं। 2010 ये वो वर्ष था जिस वर्ष में सचिन तेंदुलकर ने पहली डबल सेंचुरी लगाई थी। और क्या आपको पता है, ओडीआई जो होता है, वनडे इंटरनेशनल, ये कब शुरू हुआ था? लगभग 1960 में। 1960 में हम वनडे इंटरनेशनल खेलना शुरू कर दिया था हमने। वनडे इंटरनेशनल 1960 में शुरू होने के बाद 50 वर्ष तक 2963 मैच खेले गए, लेकिन किसी ने भी डबल सेंचुरी नहीं बनाई थी। साले सर, आज का क्या रिजल्ट है? आज भी मैच था। अरे इंडिया जीत गया, जोरदार तालियां दोस्तों। 50 साल तक ये रिकॉर्ड नहीं टूटता है, नहीं बनता है। डबल सेंचुरी कोई नहीं बना पाता है, लेकिन सचिन तेंदुलकर पैदा होता है 2963 मैचों के बाद, 50 वर्षों के बाद। फरवरी 2010 में सचिन तेंदुलकर 50 वर्षों के बाद, 60 वर्षों के बाद ये रिकॉर्ड बनता है। वनडे शुरू होने के बाद सचिन तेंदुलकर डबल सेंचुरी लगाता है। फिर लोगों को लगा कि ये तो किंवदंती हो गई, अब इसके बाद कुछ नहीं हो सकता। लग गया सो लग गया, बन गया सो बन गया, डबल सेंचुरी बाय लक बनी, ऐसा भी लोगों ने कहा। लेकिन ये संभव नहीं है, ऐसा लोगों का मानना था। सचिन तेंदुलकर ने 2010 में वो संभव करके दिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन उनको डबल सेंचुरी बनाने में 50 वर्ष लगे। महज 16 महीनों के बाद, 1.5 साल के बाद, सहवाग ने भी डबल सेंचुरी लगाई, क्योंकि सहवाग के सामने एक उदाहरण आ चुका था सचिन तेंदुलकर का, कि इफ सचिन तेंदुलकर कैन डू दैट, व्हाई आई कांट। अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं। और जब आप ये जान लेते हैं, जब ये मान लेते हैं कि आप क्यों नहीं कर सकते हैं, तब आपकी डिक्शनरी से इम्पॉसिबल शब्द हट जाता है, एंड देन वी कैन से नथिंग इज इम्पॉसिबल। अरे तेंदुलकर जी ने लगाया, सहवाग ने लगाया, बाद में ऐसा हुआ रोहित शर्मा ने एक साथ 3 डबल सेंचुरी ठोकी थी, याद है आपको? तो वो रोहित शर्मा, उन्होंने 3 बार ये कारनामा कर दिखाया महज 8-10 महीने में। तो सहवाग के सामने भी तेंदुलकर का उदाहरण था, रोहित शर्मा के सामने तेंदुलकर थे, सहवाग थे, एंड रोहित शर्मा हैज डिसाइडेड इफ दे कैन डू दैट,
व्हाई कांट आई, मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? एंड दैट इज व्हाई दे मेड दिस थिंग पॉसिबल। डॉक्टर ली डी फॉरेस्ट, इन्होंने 1955 में ये डिक्लेयर किया, ये बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, इन्होंने डिक्लेयर किया कि मैन विल नेवर रीच द मून रिगार्डलेस ऑफ ऑल फ्यूचर साइंटिफिक एडवांसेस। विज्ञान चाहे जितना आगे चला जाए, चाहे जितनी प्रगति कर ले विज्ञान, आदमी इंसान कभी मून पर नहीं पहुंच सकता, चंद्रमा पर नहीं पहुंच सकता। और ये बात इन्होंने कब कही थी? 1955 में, 1955। मैं 14 वर्षों में, 14 साल के बाद, सिर्फ 14 वर्षों में नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहला कदम रखा था मून पर। तो जब 14 वर्ष पहले ये बात कही जा सकती है, जब कही जाती है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गो ऑन मून, और 14 वर्षों में ही कोई व्यक्ति अपने कदम जब चंद्रमा पर रखता है, तो हम ये बहुत ही ढाढ़स से और सीना ठोक के कह सकते हैं कि नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। उसी तरह से 1895 में और एक वैज्ञानिक ने कहा कि हैवियर देन एयर फ्लाइंग मशीन्स आर इम्पॉसिबल। हवा से कोई भी भारी चीज हवा में नहीं उड़ सकती है, हवा से कोई भी भारी चीज हवा में नहीं उड़ सकती है। तितलियां उड़ती हैं, भौरे उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं, क्योंकि वो हवा से हल्के होते हैं। तो इंसान कभी हवा में नहीं उड़ सकता, क्योंकि इंसान हवा से भारी होता है। और उन्होंने ये कहा कि हवा में उड़ने वाली कोई भी चीज जो हवा से भारी है वो नहीं उड़ सकती। ठीक 8 वर्षों बाद, महज 8 वर्षों बाद, 8 साल के अंतराल में, आपको पता है राइट ब्रदर्स ने अपना पहला विमान उड़ाया था। एंड दे प्रूव्ड दैट अगर हम डिसाइड करते हैं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। भले फिर वो कोई भी वैज्ञानिक हो, कोई भी डिक्लेरेशंस करे, अगर हमारी आत्मशक्ति है, हमें ये बात है, तो हम उस चीज को झुठला सकते हैं। फिर वो सचिन तेंदुलकर की डबल सेंचुरी हो, सहवाग की डबल सेंचुरी हो, रोहित शर्मा की 3 बार डबल सेंचुरी हो, उसके बाद कई लोगों ने मारी है डबल सेंचुरी, आपको पता है। बट ये हिंदुस्तान के 3 खिलाड़ी हैं जो ओडीआई में लगातार इन्होंने डबल सेंचुरी मारी है। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, he was the US president for 12 years, 12 वर्षों तक फ्रैंकलिन रूजवेल्ट was president of US। आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर वो इमेज देखकर, वो फोटो देखकर क्या आप अंदाज लगा सकते हैं कि फ्रैंकलिन was handicapped। दोनों पैर उनके नहीं थे, वो अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा सकते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन जीते, और 12 वर्षों तक वो यूएस जैसी कंट्री के प्रेसिडेंट रहे। एंड ही हैज प्रूव्ड कि अगर आपके मन में ढाढ़स है, आपके पास साहस है, आपके पास इच्छा शक्ति है, तो इस पृथ्वी की कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। विल्मा रुडोल्फ, oh my God, she is one of the best examples on this earth। विल्मा रुडोल्फ के डॉक्टर ने विल्मा से कहा कि तुम्हारे दोनों पैर खराब हो चुके हैं, तुम अब चल नहीं सकती हो। उसकी मां ने कहा ऐसी कौन सी बात है कि मेरी बेटी चल नहीं सकती। उसने अपनी बेटी से कहा डॉक्टर झूठ बोलता है, तुम चलना तो क्या, तुम तो दौड़ सकती हो। और रुडोल्फ ने वो कर दिखाया। एंड शी हैड won 3 Olympic gold medals for running as an athlete। उनके दोनों पैर पोलियो से घायल हैं। उन्होंने अपनी मां के ऊपर विश्वास किया, ना कि उस डॉक्टर के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा विश्वास अगर हमें कोई जगाता है तो वो हमारी मां जगाती है। और अगर मां ठान ले कि आपको कहीं भी पहुंचाना है, किसी भी स्थान पे पहुंचाना है, तो इट इज नेवर इम्पॉसिबल। दोस्तों, मां के आशीर्वाद, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। मां की शक्ति का दूसरा उदाहरण, आप लोगों को इनकी कहानी पता होगी। यस, अल्बर्ट आइंस्टाइन।
दूसरी कक्षा में जब ये थे, स्कूल में एक दिन शाम को ये जब घर लौटे तो उन्होंने अपनी माता जी को एक चिट्ठी दिया कि मेरे प्रिंसिपल ने ये चिट्ठी आपके लिए दी है। मां ने चिट्ठी खोली, उसकी आंखों से आंसू गिरे, बहुत से शब्द उसमें से मिट गए। मां ने वो चिट्ठी पढ़ी, अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला विद्यार्थी, 5-6 साल का विद्यार्थी, उसके सामने प्रिंसिपल की दी हुई चिट्ठी उसकी मां ने पढ़ा और उसमें वो क्या पढ़ती है कि बेटा, तेरे प्रिंसिपल ने लिखा है कि तुम्हारे बच्चे के पास अविलक्षण प्रतिभा है, वो इतना क्लेवर है, इतना ज्ञानी है, इतना तेज है कि हमारे स्कूल में ऐसा स्टाफ नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके। इसलिए कल से आप अपने बच्चे को कहीं और पढ़ाइए या अपने घर पे पढ़ाइए। मां ने वो चिट्ठी बंद की और आइंस्टीन से कहा कि कल से तू स्कूल नहीं जाएगा, मैं तेरी परवरिश करूंगा। बातें चलती रही। अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, माता का देहांत हो गया। एक दिन जब उन्हें अपना मकान शिफ्ट करना था तो मकान शिफ्ट करते करते उन्होंने जब ड्रॉवर खोला, उसमें वो चिट्ठी पड़ी थी और उस चिट्ठी को जब खोल के उन्होंने पढ़ा तो उसमें लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंद बुद्धि है, इसे कोई समझ नहीं है, ये पूरे स्कूल को, पूरे क्लास को डिस्टर्ब करता है, हमारा स्टाफ इसे पढ़ाना नहीं चाहता है, आप इसे अपने घर पे रखिए, कल से स्कूल मत भेजिएगा। मां की एक चिट्ठी, मां का वो स्टाइल, मां की वो समझ, और आज हमारे सामने ये अल्बर्ट आइंस्टाइन जिसके बराबर का वैज्ञानिक आज तक इस पृथ्वी पे नहीं हुआ। अगर आपने साइंस पढ़ा है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट थियरी ऑफ रिलेटिविटी। थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज द थियरी टू नो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। आज तक इसके आगे विज्ञान गया नहीं है, इससे बड़ी कोई खोज हुई नहीं है, एंड दैट अल्बर्ट आइंस्टाइन हैज डन। लेकिन जब मैं ये कहता हूं कि इससे बड़ी कोई खोज नहीं हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये मेरे शब्द ऊपर तक जाए, नक्षत्र तक जाए और मेरी बात झूठ साबित हो और अगले कुछ ही दिनों में, महीनों में, वर्षों में कोई ऐसा बड़ा खोज हो जो इंसानों के लिए बहुत ही प्रभावशाली हो, बहुत ही उपयोगी हो। तो ये थे हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने भी अपनी माँ की बात सुनी। इनकी माँ ने उनसे कहा कि तुमको पढ़ाने लायक तुम्हारे विद्यालय में, तुम्हारे स्कूल में कोई टीचर नहीं है, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। और वो माता ने उन्हें पढ़ाया, वो उनके साथ पढ़े और आज सबसे, अब तक के सबसे बड़े वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। बीथोवन एक संगीतकार थे, अ वेरी रिनोन्ड संगीतकार। 20 साल की उम्र में ये बहरे हो गए। अचानक इनके कान खराब हो गए, 20 साल की उम्र में ये बहरे हो गए। उसके बावजूद इन्होंने संगीत बजाना नहीं छोड़ा। आप ये यकीन करिए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसे सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या बजा रहा हूं, और अगर वो संगीत बजाता है तो ये कितनी बड़ी बात है। और ये सिर्फ अपने लिए नहीं बजाते थे, कमरे में नहीं बजाते थे। ही इज अ वेरी रिनोन्ड म्यूजिक डायरेक्टर फॉर नंबर ऑफ हॉलीवुड फिल्म्स, जिनको की बहुत बड़े बड़े प्राइज मिले हैं। दूसरा व्यक्ति आप जिसे जानते हैं, रविंद्र जैन। एक राधा, एक मीरा, दोनों ने कृष्ण को चाहा। ये उनकी रचना है दोस्तों। रविंद्र जैन, इन्हें दिखाई नहीं देता था। आपको पता है महाभारत का संगीत इस व्यक्ति ने दिया है, जिसे ये नहीं पता कि राम कैसे दिखते थे, लक्ष्मण कैसे दिखते थे, सीता जी कैसे दिखती थी। उस व्यक्ति ने एक ऐसे सीरियल को बांधा अपने संगीत के माध्यम से, जो आपको याद होगा कि जब आप रविवार को सवेरे 9 बजे टीवी शुरू करते थे रामायण सीरियल के लिए, तो उस समय लोकल ट्रेन शुरू जाती थी, ड्राइवर वो सीरियल देखने के बाद ट्रेन चलाते थे। ये सच बात है। रास्ते खाली हो जाते थे, ऐसा लगता था कि इमरजेंसी चल रही है। तो ये वो व्यक्ति है, एक को सुनाई नहीं देता था, एक को दिखाई नहीं देता था, और दोनों विश्व के बहुत महानतम संगीतकारों में से हैं। यानी कि आप कैसे भी व्यक्ति हो, ईश्वर से नाराज न हो, मेहनत करके, विश्वास रखे,
अपने माता पिता पर विश्वास रखे, प्रभु पर विश्वास रखे, और तब आपके लिए सही साबित होता है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। कौन है ये? सूरदास जी। ये सूरदास जी हैं जिन्होंने कृष्ण के ऊपर हजारों छंद लिखे हैं। इनको भी दिखाई नहीं देता था, लेकिन ये इतना बेहतरीन लिखते थे और इतना बेहतरीन गाते थे कि ऐसा कहा जाता है कि जब ये गाते थे तो कृष्ण भगवान बैठ के सुनते थे उनका गाना। इनको दिखाई नहीं देता था। रोज सवेरे उठकर ये बगल में एक कृष्ण का मंदिर हुआ करता था, उस मंदिर में चले जाते थे, और जब कृष्ण भगवान का श्रृंगार होता था तो ये सामने बैठकर आंखें बंद करके कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। जब श्रृंगार होने के बाद पर्दा खुलता था तो ये कहते थे कि ये क्या तुमने पहना दिया है गोपाल को, ये ड्रेस इनको अच्छा नहीं लग रहा, ये हरा ड्रेस इनको अच्छा नहीं लग रहा है। लोग ताजुब करते थे कि ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो इनको कैसे पता चला ये हरा ड्रेस है। दूसरे दिन उनको पीला ड्रेस पहनाया गया। फिर उन्होंने कहा कि अरे वाह, आज तो कृष्ण भगवान हमारे गोपाल बहुत अच्छे लग रहे हैं पीले कलर में। लोगों ने कहा ये तुकबंदी करता होगा, अंदाज मारता होगा। आज ऐसा करते हैं कि किसी भी कलर का ड्रेस नहीं पहनाते हैं गोपाल को, और उन्हें पत्तों में लपेटकर हम आज उनका पर्दा खोलते हैं दर्शन के लिए। जब पर्दा खुला, पत्तों में लपेटे हुए गोपाल सामने आए, तो सूरदास ने कहा अरे रे, आज हमारे भगवान भी गरीब हो गए, सिर्फ पत्ते लपेट कर आए। तो यदि आप चाहें तो अपनी इच्छा शक्ति से, आपके पास नजर नहीं है, इनके पास आंखें नहीं थे, लेकिन ये इच्छा शक्ति से ये देख लेते थे कि कौन सा रंग है और क्या है। इतना ये उन पर विश्वास करते थे, इतना उनकी भक्ति में ये लीन रहते थे। यही सूरदास एक बार देख नहीं पाते थे, ये एक बार कुएं में गिर गए। कुएं में गिरे तो ऐसा कहते हैं कि गोपाल आए बाल रूप में, उन्होंने सूरदास जी को हाथ दिया और उनको बाहर निकाला। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आए, गोपाल ने अपना हाथ छुड़ा लिया, क्योंकि सूरदास को पता चल गया था कि ये हाथ किसी और का नहीं, ये हाथ मेरे गोपाल का है। तो उन्होंने उस हाथ को और जोर से पकड़ लिया सूरदास ने, लेकिन कृष्ण भगवान ने अपना हाथ छुड़ा लिया। और उस समय इन्होंने ये छंद लिखा है दोस्तों सूरदास ने कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय। हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोय, हृदय से जब जाओगे तो सबल जानू मैं तुम। मेरे दिल से जब जाओगे तब मैं जानूंगा कि तुम मजबूत हो। हाथ तो तुम छुड़ा ही सकते हो, तुम ईश्वर हो, तुम भगवान हो, लेकिन जिस दिन तुम मेरे दिल से जाओगे तब मैं समझूंगा कि तुम सबल हो। तुम मेरे दिल से नहीं जा सकते हैं। ये सूरदास जी जो नहीं देख सकते थे, ये उनकी नजर का प्रभाव था। ये इस महिला को तो जानते हैं आप, शी इज अ लिविंग, एक जीवित किंवदंती है, सुधा चंद्रन, एंड शी इज अरुणिमा सिन्हा। दोनों में समानता है, दोनों का एक पैर नहीं है, दोनों के एक पैर आर्टिफिशियल है दोनों के, लेकिन एक नाचे मयूरी है। ये आज हिंदुस्तान के टॉप डांसर्स में इनका नाम गिना जाता है। और अरुणिमा सिन्हा, इन्होंने 3 बार अपने सिंगल पैर से, इस महिला ने 3 बार हिमालय को कंकर किया है, हिमालय को क्रॉस किया है। हिमालय ऐसी जगह है जहां आप कुछ ऊंचाई के बाद जाने पर आप सीधे नहीं चल सकते। हर 3 फीट पर आपको लाश दिखाई देती है और आपको यूं चलना पड़ता है अगर उस लाश को आप बचाना चाहते हैं। लोग कुछ ही ऊंचाई पे जाने के बाद लौट आते हैं, और इस महिला ने एक पैर के साथ हिमालय की चोटी पर 3 बार कब्जा किया है दोस्तों। ये साहस, एक बुनियाद जो होती है मजबूत, ऊपर वाले पर विश्वास, माता पिता का संस्कार,
और हमारी दृढ़ शक्ति यही सिद्ध करती है कि नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। It will take extreme pain and labor, then only give you a birth. आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे के साथ साथ उस महिला का भी पुनर्जन्म होता है। उसे इतना लेबर पेन होता है कि यदि हम उसे देखें तो निश्चित तौर पर हम बेहोश हो जाएंगे। और उस लेबर को वो महिला कंट्रोल करती है, एक बच्चे को जन्म देती है, इस पृथ्वी को चलाती है। और उसी महिला के वो दो उदाहरण थे, अरुणिमा सिन्हा और नाचे मयूरी। तो महिलाओं में वो शक्ति होती है दोस्तों, इसीलिए लेबर रूम के सामने लेबर रूम लिखा होता है कि वहां पर एक लेबर लगता है और लेबर के साथ में एक एक्सट्रीम पेन होता है। तो जब भी कोई भी आप काम करते हैं, जब उसमें आप लेबर लगाते हैं, जब उसमें आपको एक्सट्रीम पेन होता है, तब निश्चित ही इस पृथ्वी पर एक नया जन्म होता है। और ये साहस, ये बुनियादी ढांचा आपके पास होना चाहिए। तालियां हो जाए। इस तरफ का आदमी 1985 से 2012 तक मुंबई के लोकल ट्रेन के दरवाजे पर लटक कर धूप में चलता हुआ अस्पताल पहुंचता था, वहां से लौटकर घर आता था। आप जैसे सभी साथी मिले, आई एम रियली, मैं यहां मंच पर ये सामने जितने भी लोग बैठे हुए, मैं इन सब का ऋणी हूं। वाजिद साहब वहां पर बैठे हुए, विजय चौधरी जी हैं, मुनिरत्नम जी हैं, ये सारे लोग जो मुझसे सीनियर हैं, जो मुझसे जूनियर हैं, आप सबकी शुभकामनाएं और मेरा ऊपर वाले पे विश्वास, मेरा कठिन परिश्रम। 2000 में मैं SIR का प्रेसिडेंट बना। 2012 के बाद मैंने 3 गाड़ियां खरीदी दोस्तों, और यू कैन सी दैट हैंडसम मैन इन द लायंस क्लब, जो कि एक इंटरनेशनल क्लब है। मैं उसका इंडिया का डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी हूं। पॉलिटिक्स में भी मेरा बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा होता है। SIR में आप लोगों के आशीर्वाद से आपके साथ में हूं। पढ़ाई लिखाई हो, कमाना हो, हर चीज में साहस करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो वी कैन से नथिंग इज इम्पॉसिबल। देन व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस लेक्चर टुडे? मैं ये चीज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ ये स्लाइड नहीं, इसके पहले के जितने भी स्लाइड हमने देखे, हम रेडियोग्राफर बन गए हैं। आप तो आजकल बहुत अच्छे रेडियोग्राफर बनते हैं। यस प्रेसिडेंट सर, हमारे टाइम पे तो हम जब ज्वाइन किया था, हमें कोई ट्रेनिंग नहीं होती थी। फ्रेश BSc फिजिक्स के हैसियत पे हमने एंट्री की इस फील्ड में, और पहले दिन मेरे सीनियर ने बताया अगर पान लेना है तो आपको ऐसे लेना है और ऐसे लेना है, बाकी मालूम नहीं क्या है ना। ये है AP व्यू और ये है ऑब्लिक व्यू, ये लेना है। आज तक मुझे नहीं पता है कि ऐसा क्यों लेना है। बट नाउअडेज यू आर लकी न्यू स्टूडेंट्स कि आपके पास बहुत से इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा गाइडेंस है, बहुत मटेरियल है। आप मोबाइल खोलें, हर चीज के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। एक जमाना था, आपको पता होगा, बाप दादा, हमारे परदादा जब एक दूसरे से बात करते थे जगदीश जी, तो जनरली वो इस तरह से हाथ लगाते थे अगर वो नौटंकी कर रहे हैं, हेलो। और आज वो मोबाइल हमारे बीच में है, जो इस तरह से कान पे हमारे दादा लगाते थे हाथ से, आज वो मोबाइल हमारे बीच में है। तो हमारे पास इतने साधन हैं कि कोई भी चीज असंभव नहीं है इस पृथ्वी पे। तो मैं ये चाहूंगा कि आप एक रेडियोग्राफर बने हैं दोस्तों, जिसकी कुंडली बहुत मजबूत होती है ना, वो पैरामेडिकल स्टाफ में आता है, और जिसके 9 ग्रह मजबूत होते हैं वो रेडियोग्राफर।
लेकिन आपको वहीं पे नहीं रुकना है, बिकॉज यू शुड कीप इन योर माइंड कि नथिंग इज इम्पॉसिबल। एक बार जोरदार खुद से बोलेंगे हम लोग, नथिंग इज